हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। तो भाई आज हम लगाने वाले हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 के लिए लाइव मॉक टेस्ट, जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है। ऑल इंडिया एसएससी सीजीएल टीयर 1 अल्टीमेट लाइव टेस्ट 08 एआई जनरेटेड के नाम से। ठीक है जी। तो आज हम लगाएंगे एसएससी सीजीएल के टीयर 1 का लाइव मॉक टेस्ट। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। और इसमें आप सीख क्या सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरह से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन से आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट गेट से आंसर तक पहुंचेंगे। और इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती हैं, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। बाकी इससे पहले जो भी हमने टेक्स्ट बुक के सीजीएल के मॉक टेस्ट सॉल्व किए हुए हैं, लाइव मॉक टेस्ट, उसका जो एक प्लेलिस्ट उसकी बना दी गई है। ठीक है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इससे पहले के सभी, मतलब जो भी हमने सॉल्व किए हैं सीजीएल टीयर 1 के लाइव मॉक टेस्ट, उनका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। स्टार्ट नाउ। चलिए तो भाई इसको यहाँ बैठा देते हैं। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम जीके जीएस करते हैं, फिर इंग्लिश करते हैं, और फिर रीजनिंग, फिर मैथ्स करते हैं। ठीक है। तो ये हमारी एक अप्रोच होगी जिससे पर्सनली मैं एग्जाम में सॉल्व करता हूँ एग्जाम पेपर है। ठीक है। बाकी एक दूसरी अप्रोच भी होती है जिसमें काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, पहले जीएस रीजनिंग करेंगे, उसके बाद मैथ्स को करते हैं, उसके बाद फिर वो इंग्लिश और जीके को देखते हैं। ठीक है। तो आज इस दूसरी वाली अप्रोच से करके देखेंगे, आपको जौन सी अप्रोच बेहतर लगती है उससे एग्जाम में करें। बस इस तरह से करें कि आप सभी क्वेश्चंस के गो थ्रू हो जाए विद इन टाइम। ठीक है। तो आज हम पहले रीजनिंग को करेंगे, उसके बाद मैथ्स को देखेंगे, फिर जीके को और फिर इंग्लिश को। ठीक है। इस तरह से इस वाली अप्रोच के साथ आज हम देखने वाले हैं। चलिए तो पहले जीके रीजनिंग, हाँ रीजनिंग ही है पहले। इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश में इसको क्या पढ़ना है। चलो सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो एल से जे तो -2, जे से एच, एच आई जे -2, एफ जी एच -2। तो 6 -2 करने पे कब आएगा, जब यहाँ पे 4 होगा, तो यानी कि डी होना चाहिए, डी ई एफ आएगा। तो ये ऑप्शन खत्म। वाई डब्ल्यू एक्स वाई -2, यू वी डब्ल्यू -2, एस टी यू -2। तो एस क्या होता है 19, तो ये 17 होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्यू आएगा, तो क्यू आर एस, तो ये ऑप्शन खत्म। उसके बाद आर पी क्यू आर एन ओ पी, फिर से -2 हो रहा है। तो एल 12 पे होता है, तो यहाँ पे 10 आएगा। तो जे के एल, तो जे आएगा, तो ये ऑप्शन भी खत्म। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए कथन और निष्कर्ष में सही है। कुछ मक्खियां पुजारी हैं, तो भाई देखो, कुछ ये जो मक्खियां हैं इनमें से कुछ क्या हैं, पुजारी हैं। कोई संगीतकार पुजारी नहीं है, तो ये पुजारी जो है इसका किसी संगीतकार के साथ कनेक्शन नहीं। ठीक है। क्या कंक्लूजन हो सकता है, सभी पुजारी मक्खियां नहीं है, सभी पुजारी मक्खियां नहीं है। नहीं यार, कुछ तो पुजारी मक्खियां हैं ना, तो मेरे हिसाब से ये गलत होना चाहिए। सभी पुजारी मक्खियां हैं, सभी नहीं है, सभी है। अगर यहाँ पे कुछ होता ना, कुछ और कोई नहीं होता, तो इधर और का केस लग सकता था। बाकी ऑप्शन में भी इधर और नहीं है, तो ये भी गलत होना चाहिए। सभी पुजारी मक्खियां हैं नहीं, कुछ पुजारी मक्खियां हैं। तो ना एक ना दो, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे इंग्लिश में देख लो यार, देखना है तो। इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है। तो सी को क्या लिखा जाता है, सी देखो पहले है कहाँ पे, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे सी है, और कहीं सी है क्या, नहीं। इट मीन्स कि जो इसका कोड है ये 478 है ना, पहले लिखा है ना कोड। ठीक है। तो सी का जो कोड है वो 478 में से एक होगा, और बाकी कहीं नहीं होगा ये। सी कहीं और नहीं है, तो इसका कोड भी कहीं और नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 को देखा, 4 और कहीं है, यहाँ पे है, तो ये सी का कोड नहीं हो सकता। 7 और कहीं है, 7 यहाँ पे है, तो ये भी सी का कोड नहीं हो सकता। तो एक ही कोड बचा 8, जो कि कहीं और नहीं होगा, और यही सी का कोड होगा। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भिन्न युग्म का चयन करना है, यानी कि ऑड वन आउट छांटना है आपको। तो देखें, 12 और 18 + 6, 28 42, 14 दूनी 28, 14 तिया 42,
छः दूनी 12 6 3 18, शायद यहाँ पे रेशियो लग रहा है क्या। 6 दूनी 12 6 3 18, 2:3, 14 दूनी 28, 14 3 42, 8 दूनी 16, 8 3 24, और ये रेशियो 2:3 नहीं है, बाकी सब 2:3 में है, ये 2:3 में नहीं है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यार इसको इंग्लिश में क्या देखना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो +1 हो रहा है। देखो जब भी मेरे को +1 दिखता है ना, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, स्क्वायर या क्यूब। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना बहुत सारी, तो आपको समझ में आ जाएगा, जब शुरुआत में +1 या -1 होता है ना, तो वो या तो एक किसी का क्यूब होता है या एक किसी का स्क्वायर होता है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ऐसा मैं कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या यहाँ पे +1 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस हो रहा है, फिर यहाँ प्लस हो रहा है। तो एक बार देखें कितना माइनस कितना प्लस हो रहा है यहाँ पे। तो 7 दूनी 14, 70 में से 4 गया 64, 64 माइनस हो रहा है इसमें से, है ना। -64 फिर प्लस कितना हो रहा है, 276, 5 2 1, 125 से 7 हो गया, 7 2 9 और 1 10 1 2, बिल्कुल सही। तो देखो ये 64 और 25 आपको क्यूब या स्क्वायर दिख रहे हैं, ठीक है। ये 8 का स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं है 125, लेकिन ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। तो इतना आपको समझ में आ गया। देखो यहाँ पे एक है, तो ये एक किसी का क्यूब है, प्लस हो रहा है, फिर हो सकता है माइनस हो, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, सही है। एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एक का क्यूब प्लस, फिर दो का क्यूब माइनस होगा, तो दो का क्यूब 8 होता है, माइनस होगा तो कितना आएगा 113, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्रॉस चेक कर लो। उसके बाद 3 का क्यूब प्लस हो जाएगा इसमें, तो 3 3 होती है 27, तो 113 में 27 प्लस करेंगे तो 30 10 40, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये आपकी अप्रोच रहनी चाहिए। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये चीज़ आपको समझ में आने लगेगी। मेन चीज़ है प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है आपको। हैंड वॉश, ये वॉश, ये हैंड, हैंड वॉश एक जैसा सही चल रहा है लगभग, है ना। ये वॉश और एन डी ये तो पूरा सेम है, शुरुआत के दो बदल दिए इसने, HIJK +3, ABCD +3 हो गया। तो शुरुआत के दो बदल दिए, +3 कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या चेंज किया गया, हैंड तो सही है, ND तक सही है, ये वाले दो बदले गए हैं, ZABC, Z कहाँ पे है, 1 2 3 हैंड तक, ठीक है। ZWXYZ, इधर से +3 हो रहा है, फिर DABCD -3 हो रहा है इसमें, तो IJK इसमें +3 हो रहा है, -3 +3 -3 ऐसे हो रहा हो, क्या पता। ठीक है, +3 -3। तो यहाँ पे शुरू के दो बदले, यहाँ पे ये वाले दो बदले, तो हो सकता है इसमें ये वाले दो बदले हों, यानी कि ये वाले दो बदले होंगे यहाँ पे। तो एक बार +3 हुआ, HIJK, फिर -3 होगा, फिर +3, फिर -3 होगा। तो Z में से WXYZ ABCD, तो एक बार प्लस हो गया, अब -3 होगा, तो इसमें से माइनस करना है, N में से माइनस करेंगे 3, तो क्या आएगा, 11 आएगा। पिक्चू दिख नहीं रहा है यहाँ पे तो भाई, चल JK ABCD, ठीक है। क्या हो रहा है भाई, एक सेकंड देखते हैं। यहाँ पे देखो शुरू के दो, ठीक है, फिर आगे शायद अगले दो बदलें, फिर आगे ये दो बदल दिए, अच्छा अच्छा, ओ हो शिट। हैंड वॉश, अच्छा ये आगे, शिट यार, अभी इस दो का चेंज किया हुआ इसने, सॉरी यार बहुत टाइम खराब कर दिया इसमें हमने। पहले शुरुआत के दो बदले इसमें, फिर बाकी सब सेम रहने दिया, अब आगे केवल ये दो बदले इसने यहाँ पे, बाकी सब सेम रहने देगा। फिर आगे यहाँ पे ये देखो ये वाले बदल दिए गए, यानी कि ये दो बदल दिए, WXYZ ABCD, बिल्कुल सही, बाकी सब सेम रहने दिया। अब आगे ये सारा सेम रहने देगा, मतलब ये वाले सेम रहने देगा, और लास्ट के बदलेगा, STUVHIJK, बिल्कुल सही 3। तो यानी कि यहाँ पे सेकंड ये वाला पेयर
दूसरा पेयर बदला जाएगा, एच ए तो सेम रहेगा, एन की जगह एन, ओ पी क्यू तो क्यू आ जाएगा, और डी ई एफ जी तो जी आ जाएगा, एच ए क्यू जी, एच ए क्यू जी, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। ऑप्शन नंबर वन इज दी करेक्ट आंसर। क्या यार, इतना टाइम खराब कर दिया इतने आसान सवाल में। क्या बोल रहा है? आगे कौन सी आकृति आएगी ये बताना है आपको। तो ये आगे सेम है, लाइन इधर चली गई, ठीक है, आगे ये लाइन सेम है, इसकी जगह नीचे एक नया आ गया यहाँ पे। अब ये सेम है, लाइन बदल गई, अब लाइन सेम है, इसकी जगह इधर आ गया। तो लाइन सेम थी, अब लाइन बदल जाएगी, लाइन इधर आ जाएगी, है ना। तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और यहाँ पे था ये। जब लाइन बदलेगी तो ये यहीं रहेगा जो जहाँ था। तो ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। एक बार लाइन को चेंज कर रहा है, एक बार एलिमेंट को चेंज करके दूसरा ला दे रहा है, ठीक है। कागज़ को मोड़ के काटेगा, तो एक बार ऐसे खोलेगा तो मिरर इमेज बनेगी, ठीक है। तो मिरर इमेज बनेगी, देखिए मिरर इमेज, यहाँ पे मिरर इमेज दिख रही है आपको। ऐसे खोलेगा मिरर इमेज, यहाँ पे ये कट लगेगा ऐसे, ये मिरर इमेज है, ठीक है। इसको वापस ऐसे खोलेगा, इसका मिरर इमेज है क्या ये भी पूरा मिरर इमेज दिख रहा है। बाकी देख लेते हैं और है क्या ऑप्शन। ये मिरर इमेज है क्या? यहाँ पे ये बेफिजूल के कट लग गए चार, तीसरे में मिरर इमेज नहीं है और चौथे में भी नहीं है। तो पहले ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें मिरर इमेज दे रखा है आपको। तो ऑप्शन नंबर वन इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्या है ये बताना है आपको। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, तो +2 3 4 5 अब +6 आ जाएगा, ठीक है। ओ पी क्यू आर एस टी यू, तो यू आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। नंबरिंग डालते रहोगे, टाइम खराब करोगे। चलो भाई, FIRE, तो फर्स्ट से फर्स्ट कलिंग, फिर फर्स्ट से लास्ट कलिंग। एफ से FGHI, आई से FGHI, +3 फिर -3, उसके बाद RSTU, फिर BCDE, +3 -3 +3 -3 ऐसे चल रहा है। LMNO, तो पहले O आएगा, ये ऑप्शन खत्म, फिर -3 हो जाएगा तो LMNO, ठीक है। उसके बाद +3 VWXY, तो Y आएगा, ये ऑप्शन खत्म। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रायंगल्स काउंट करने, इसमें जल्दी से काउंट कर लो। 1 2 3, ये पूरा एक 4 5 6, ये पूरा एक 7, ये एक 8, एक ये पूरा 9, एक ये 10, एक ये वाला पूरा 11, एक ये वाला पूरा 12, ठीक है। 12 12 12 हो गए। एक ये वाला 13, एक ये वाला 14, और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? और कुछ नहीं दिख रहा, 14 ऑप्शन में भी है, ठीक है। 14 हो गए ना। अच्छा अच्छा अच्छा, एक ये भी दिख रहा है, एक ये रहा 15, ऑप्शन में 16 भी है। 16 देखने की कोशिश करो जल्दी जल्दी से। 15 हो गए ना। चलिए 15 ही दिख रहे हैं, और तो कुछ दिख नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए, ऑड वन आउट छाटना है आपको, तो अगेन इस तरह के ऑप्शन मैंने आपको क्या कहा है, ऑप्शन में लास्ट वाले पेज से आपको शुरू करना है, ठीक है। तो ओ और एम, तो MNO, 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 ठीक है। STU, ठीक है। VWX, ठीक है। सभी पेयर में -2 हो रहा है। अब इस पेयर पे आ जाओ, लास्ट के पेयर से शुरू करना है। अब इस पेयर पे आ जाओ, NO P, ये उल्टा TUWX, सभी में +1 प्लस कर रखा है, इसमें -1 कर रखा है शुरुआत के पेयर में, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड ऑड वन आउट हो जाएगा, ठीक है। मिरर इमेज बतानी है आपको, सॉरी वाटर इमेज बतानी है आपको। नीचे यहाँ पे क्या क्या इमेज बनेगी ये बतानी है आपको, ठीक है। तो देखो भाई, पहली चीज़ तो ये ऐसे है, तो नीचे ऐसे बनेगा, तो ये ऑप्शन खत्म। यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ये नीचे दिखेगा, ठीक है। ये ऊपर दिखेगा, ये नीचे दिखेगा, बट ये तो यहाँ पे ऐसे जुड़ा हुआ होना चाहिए ना, तो ये तो जुड़ा ही हुआ नहीं है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखें, पूरा सही दिख रहा है क्या? फोर्थ देख लो एक बार, फोर्थ में कुछ अलग है क्या? फोर्थ में ये अलग है कि इधर की साइड दे रखा है, और ये आएगा ही नहीं इधर की साइड, यानी कि एक ही ऑप्शन बचा थर्ड, है ना। ये तो इधर की साइड आएगा ना, राइट साइड पे, यहाँ पे लेफ्ट में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही बचा केवल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज दी करेक्ट आंसर। क्या बोला इसने? त्रिभुज के अपोजिट क्या आएगा, यानी कि ट्रायंगल, क्यूब दे रखे हैं यहाँ पे, ट्रायंगल के अपोजिट पूछ रहा है क्या आएगा। देखो, अपोजिट में वो तो नहीं आएगा जो इनके साथ दे रखा है, ठीक है। एक बार ऑप्शन से एलिमिनेट करके देख लो। ट्रायंगल के जो साथ दे रखा है ना एक सरफेस पे सामने, जो सामने दिखते हैं वो कभी अपोजिट नहीं हो सकते। तो ट्रायंगल के अपोजिट ना तो सर्कल होगा ना क्रॉस होगा, तो वृत्त तो नहीं हो सकता।
पंचभुज हो सकता है क्या? पंचभुज इसके साथ दे रखा है, ये भी अपोजिट नहीं हो सकता। प्रश्नवाचक चिन्ह, ये अपोजिट हो सकता है ट्रायंगल के? हो सकता है। आयताकार, आयताकार भी ट्रायंगल के साथ है, ये भी अपोजिट नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आप देख सकते हो। ठीक है, जो एक सरफेस पे दिखाई देते हैं क्यूब में, वो कभी अपोजिट नहीं हो सकते। ठीक है, चलो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? तो गैप देखो कितना है, 8 6 14, 64 प्लस 64 हो गया। यहाँ पे कितना है? 12 में 4 में से 2 गया 2, 4 में 7 गया 3, तो +2 यानी कि आधा हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे कितना गैप है? 4 का गैप है। तो ये आधा आधा हो सकता है, 64 फिर 32 फिर हो सकता है 16 फिर 8 और फिर 4, बिल्कुल सही। आधा आधा हो रहा है प्लस, तो 32 का आधा 16, तो इसमें 16 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? 70 और 80, एक सॉरी 80 और 10 90, 190। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी टाइम हो गया, 15 मिनट होते हैं रीजनिंग के लिए, बट जल्दी से चलते हैं थोड़ा। इसमें कोई एक लॉजिक है सेम, उस लॉजिक से ऑप्शन को चेक करना है। तो जब इस तरह से रैंडम नंबर्स दिख रहे हैं तो एक बार इनका गैप देखो सबसे पहले। ठीक है, 6 में से 3 गया 3 2 1, 123, इसका गैप देखो 3 2 123। बताओ, पहली चीज पहली बार में ही आपने कैच कर लिया ना लॉजिक, 123 का गैप है। जब इस तरह से रैंडम नंबर्स दिखे ना आपको, तो सीधा पहले गैप देखो। ये मेरे को 553 661 ये दिख रहा था ना, तो गैप देखो। 7 में से 4 गया 3 हो सकता है, इसमें 1 में से 1 गया 3 हो सकता है, नहीं 1 में से 1 गया 3 हो सकता है क्या? नहीं। 8 में से 2 गया 6, बिल्कुल नहीं। इसमें ही लास्ट का यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, बस ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। समझ पाए बात को? 1 2 3 3 4 3 7 2 2 4 5, बिल्कुल सही। वाटर को ऐसे लिखा जा रहा है, तो AIR को कैसे लिखा जाएगा? W से X, A से B, TUEFRS +1 हो रहा है, तो A से B खत्म, I से J ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। +1 हो रहा है सभी में। इसको ऐसे लिखा जा रहा है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? तो G से K, तो GHIJK +4। O से K हो सकता है क्या? K से हो सकता है, KLMNO -4। ठीक है, L से O, LMNO +3। D से W, D से W कैसे होगा? D से W अपोजिट होता है, L से O अपोजिट होता है, G का K अपोजिट होता है क्या? नहीं, यानी इनमें +4 दे रखा है, इन दोनों को अपोजिट दे रखा है। ठीक है, EFGHI +4, JKLMN -4। भाई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बना दिया। पहले +4 -4, फिर बीच के दो जो हैं वो अपोजिट है, फिर लास्ट के दो में +4 -4। मेरे को ऐसा लॉजिक दिखाई दे रहा है, तो एक बार इससे चेक करते हैं क्या होता है। +4 DEFGH -4, तो 5 में से 4 गया 1, तो H और A आ जाएगा। ठीक है, अपोजिट M का अपोजिट N, A का अपोजिट Z। ठीक है, N में +4, NOPQR, तो R आ जाएगा। और D में -4, तो सब चला जाएगा, Z बचेगा। HANZRZ, HANZRZ, ये ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बस आपको, ये आपकी प्रैक्टिस है जो आपको इस तरह से चीज़ों को चेक कर सकते हो आप। जैसे L से मैंने O देखा तो प्लस चला गया मैं, जैसे ही D से W देखा तो कनेक्शन दिखाई नहीं दिया, बट मेरे को ये पता था कि D और W अपोजिट होते हैं। फिर जैसे ही अपोजिट पर दिमाग गया तो मेरे को ये भी समझ में आ गया कि L का O भी अपोजिट होता है। ठीक है, इस तरह से आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आ जाएंगी। कौन सी आकृति चिन्ह में अच्छा अंतर्निहित नहीं है बोला है? देखो भाई, इस चीज़ को कैच कर लेना, नहीं तो फिर गलत कर दोगे आप। ठीक है, कौन सी आकृति अंतर्निहित नहीं है बताना है। तो पहली आकृति दिख रही है क्या इसमें? ये तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है, ऐसे क्रॉस कर रहा हूँ जहाँ पे, यही नहीं है। सेकंड देखे हैं क्या? ये बन रही है। ठीक है, थर्ड है क्या? ये रहा, लास्ट का हाफ पार्ट दे रखा है। फोर्थ भी एरो दे रखा है पूरा ऐसे, तो भाई फर्स्ट वाला ही नहीं है इसमें केवल। ठीक है, माइक्रोस्कोप का संबंध प्रयोगशाला से उसी प्रकार है जैसे पेरिस्कोप का संबंध डैश से है। पेरिस्कोप किससे संबंधित होता है भाई? नो आइडिया। रीजनिंग में ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए यार क्वेश्चन, रीजनिंग में भी छोड़ रहे हैं हम क्वेश्चन। पैटर्न को ये लिखा जा रहा है, इसको ये लिखा जा रहा है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले जैसे ही आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है, तुरंत सबसे पहले स्क्वायर वगैरह चेक कर लो कि इनका डिजिट्स को सम करके स्क्वायर तो नहीं कर रखा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से संबंध इसका है क्या? मल्टीपल या स्क्वायर? 7 एकम 7 नहीं, तब तुरंत इनका प्लेस वैल्यू को प्लस कर दो। 16 1 20 और 20 40, ई का 5, आर का 18, एन का 14। तो 6 7 5 12, 12 और 4 12 और 20 4 24, 2 3 3 और 4 7 8 9। देखा, इनकी प्लेस वैल्यू को सम कर रखा है। तो हनी को देखो, HONE
वाई। तो 8 5 13 4 17, 17 और 10 27, 2 3 4 5 6 67, ऑप्शन नंबर सी बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इनके प्लेस वैल्यू को प्लस कर रखा है बस। भाई ये स्टार मार्क की जगह पे क्या आएगा, इनमें से ये देखना है। तो सबसे पहले मैंने आपको हमेशा बताया कि डिवाइड देखो, डिवाइड रख के जहाँ पे डिवाइड दिया हुआ है वो कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि बराबर में 40 आ रहा है, 40 नंबर कंप्लीट है। तो डिवाइड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। क्या 11/13 कंप्लीटली डिविजिबल हो पाएंगे? अगर इधर मैं इंटू में रख दूँ तब भी 13 से 44 नहीं कटेगा। तो पहला ऑप्शन तो लगाना ही नहीं है आपको। अगेन यहाँ पे डिवाइड आ रहा है, ये भी नहीं लगाना, ये भी डिवाइड यहाँ पे आ रहा है, एक ही ऑप्शन बचा। समझ पाए बात को? जहाँ पे डिवाइड है वो कंप्लीटली डिविजिबल हो ही नहीं रहा, तो फिर आपको उसको लगाना ही नहीं है ना। अब देखो इस ऑप्शन को रख के देखो, मैं ये तीन मैंने लगा ही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन जल्दी से रख के देखूंगा, 57 प्लस 35 माइनस 44/11 इंटू में 13 सॉरी बराबर 40। तो 11 चौक 44, 5 7 12 3 8 92 माइनस 13 चौका 52, कितना बचा? 40 बचा ना। इस तरह से आपको स्मार्टली काम करना है। डिवाइड रख के चेक करो, अगर डिविजिबल है तब लगा के देखो, वरना मत लगाओ। 17 13 निम्न 117 होता है, तो भाई 9 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। 9 का मल्टीपल है 6 दूनी 12 इंटू 13 निम्न 117। 12 का मल्टीपल है क्या ये? 12 का तो मल्टीपल ही नहीं है ये। 9 6 15 का मल्टीपल है क्या? नहीं। और क्या हो सकता है? स्क्वायर प्लस माइनस है क्या? 81 36 6 7 8 10 11, अरे वाह, ये स्क्वायर का प्लस कर रखा है भाई। यहाँ पे तो 81 + 36 117। यहाँ पे 144 प्लस 7 7 49, 9 4 13 8 8 9 एक, बिल्कुल सही, बेहतरीन। इन्होंने स्क्वायर को प्लस कर रखा है। एक सेकेंड, स्क्वायर को प्लस कर रखा है। तो 13 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 4 13, 6 6 12 और 1 13, 233, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, दोनों के स्क्वायर का सम करके आगे लिख रखा है। ओहो, ये क्वेश्चन आ गया। एल ओ का पिता है कौन सा संबंध दर्शाता है? एक एक करके आप चेक कर लो जल्दी से। एल एंड एम का मतलब क्या है? ए बी की बहन है, तो एल क्या है? बहन है किसकी? एम की। एम इंटू एन का मतलब ए बी का पति है, तो एम पति है किसका? एन का, तो एन इनकी पत्नी हो गई। एन एट द रेट ओ का मतलब है ए एट द रेट बी का मतलब ए बी का पुत्र है, तो ए जो है वो पुत्र होना चाहिए ओ का। तो यहाँ तो लड़की है ये, तो पहला ऑप्शन खत्म। भाई पहला ऑप्शन में लड़की है, उसको लड़का बता रहे होते तो खत्म। सेकेंड ऑप्शन एल इंटू एम, इंटू का मतलब ए बी का पति है, तो एल पति है, एम का अगेन एम लड़की होगी। एम माइनस एन का मतलब है ए बी की माता है, तो ये ए जो है वो माता है किसकी? एन की। एन एंड ओ का मतलब क्या है? एंड का मतलब ए बी की बहन है, तो ये ए बहन है किसकी? ओ की। तो अब इसमें देखें, एल ओ का पिता है, एल ओ का पिता है क्या? बिल्कुल सही, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा टाइम ले दिया भाई इसमें हमने, रीजनिंग में आज टाइम खराब हो गया बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है देखो भाई, इसमें क्या क्या चीज़ हो सकती है। सब सेम है, ये एक इधर आ गया इसमें। ठीक है, इसमें भी सब सेम है, ये चीज़ इधर चली गई भाई वाह। इसमें अगेन सब चीज़ सेम है, ये नीचे वाली चीज़ इधर चली गई, इसमें ये नीचे वाली चीज़ इधर आ गई। अब इसमें 8 जो वो इधर आ जाएगा, बाकी बाकी सब सेम रहेगा, तो 8 इधर आ गया। बाकी सब सेम है क्या इसमें? नहीं, यहाँ पे ये अलग है। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन देखो, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है, 8 इधर आ गया, सेकंड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जी के जी एस आ गई भाई। मैथ्स को देख लेते हैं पहले ना। यार इंग्लिश में नहीं दिखा पा रहा हूँ सवाल, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है। एक छात्र का 10 विषयों में औसत प्राप्तांक 75 है। बाद में पाया जाता है कि एक विषय में प्राप्तांक 65 की जगह 85 पढ़ लिया जाता है, तो सही औसत क्या है? आसान सवाल होते हैं अगेन। 75 उसका एवरेज आया, बट ऐसा कहा गया कि जहाँ 65 था उसको कितना पढ़ लिया? 85 पढ़ लिया, यानी कि उसमें कितना एक्स्ट्रा ऐड हो गया? 20 एक्स्ट्रा ऐड हो गया इसमें। तो जो 20 एक्स्ट्रा इनके पास गया है, वो एवरेज को अगर मुझे देखना है तो सब में से बराबर लेना पड़ेगा। 10 बंदे हैं, 10 में से बराबर बराबर सबसे मुझे 20 लेना है, तो सबसे दो दो लेना पड़ेगा। सबके पास 75 75 है, सब दो दो दे देंगे तो कितना बचेगा? 73, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। सही औसत क्या हो जाएगा? 73, 20 निकल जाएगा। तो समझ पाए बात को? चलिए, एक खाली पूल पाइप क्यू द्वारा 4 घंटे में और पाइप आर द्वारा 6 घंटे में भरा जाता है। तो भाई क्यू जो है वो 4 घंटे में और आर जो है वो 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को वैकल्पिक रूप से 1 घंटे खोला जाता है, वैकल्पिक यानी कि एक एक बार खोला जाता है, तो पाइप क्यू को पहले खोला जाता है, तो पूरा भरने में कितना समय लगेगा ये बताना है। देखो, इनकी एफिशिएंसी निकाली, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, तो इनका एक दिन का काम इतना, 1 घंटे का काम इतना आ गया, और टोटल वर्क कितना आ गया? पहले किसको खोला जाएगा? क्यू को पहले खोला जाएगा, तो पहले 3 काम होगा,
फिर दोबारा किसको खोला जाएगा, आर को खोला जाएगा। एक 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 करके खोला जाता है ना वैकल्पिक रूप से। 3 खोल दिया, फिर 2, फिर 3 खोला जाएगा, फिर 2। तो कितना काम हो गया, 5 और 5 10 काम हो गया। अब आगे कौन खोला जाएगा, 3। तो ये 3 काम कर देगा, बट चाहिए तो 2 ही काम। तो इसका 2/3 हमें चाहिए। तो यहाँ 1 2 3 4, 4 दिन पूरे, और इस काम को 2/3। तो 4 से ही 2/3, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, a/x + y/b बराबर 1, ये बराबर 1, ये बराबर, ये भी 1 होगा। ये ऐसे सवाल बहुत बार आया हुआ है मॉक टेस्ट में, काफ़ी बार। जब इस तरह से दिया हो तो ये भी 1 होता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। बाकी इसका सॉल्यूशन क्या होता है भाई, सॉल्यूशन में इसमें डिटेल में क्या होता है कि a/x यहाँ पे दे रखा है, x/ai, a/x माइनस में कर देंगे ना पावर, बराबर यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ क्या हो जाएगा, तो 1 - y/b हो जाएगा। तो ये आ जाएगा b - y/b, ये आ जाएगा। और फिर c/z चाहिए, तो z/c आपके पास आ जाएगा कितना, ये 1 - b/y जाएगा। तो ये आ जाएगा y - b/y, ठीक है। तो a की यहाँ पे वैल्यू सामने आ गई, b की इसके नीचे आ गई, तो इसको उल्टा कर दोगे तो x/a आ जाएगा। तो इसको उल्टा करेंगे तो x/a कितना आ जाएगा, b - y प्लस ये z/c आ गया, तो z/c को उल्टा कर दोगे तो c/z आ जाएगा। तो ये आ जाएगा y - b, है ना। देखो नीचे भी b और y है, नीचे यहाँ भी b और y है, यहाँ y - b है, यहाँ b - y है। तो माइनस बाहर कॉमन ले लो, दोनों में माइनस माइनस लगा दो ऊपर नीचे, ठीक है। तो जब माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा, और ये माइनस बन जाएगा। तो y - b, यहाँ भी y - b हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका a+b, सॉरी a - b का स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर a - b बन जाएगा, तो एक ही चीज़ बचेगी, कुल मिला के 1 आ जाएगा। इसको पूरा सॉल्व कहाँ करूँ, बता, टाइम भी कम है। ये आ गया y - b, ठीक है। नीचे आ जाएगा y - b का स्क्वायर, सॉरी ये नीचे कॉमन आ जाएगा ना y - b, तो कट जाएगा। तो ये 1 बचेगा, है ना। ये तो प्लस कर रहे हैं ना, मैं सॉरी इंटू कर रहा था, स्क्वायर कर दिया मैंने। जब प्लस करेंगे इसको तो बेस सेम है, तो बेस वही आ जाएगा, यहाँ पे y - b आ जाएगा, तो 1 बचेगा, ठीक है। बाकी याद रखना, मैंने आपको बता ही दिया, इस तरह से क्वेश्चन आता है बार बार मॉक में, तो इसका आंसर 1 होता है, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज ABCD है, ठीक है। ओ केंद्र है, तो x + y, यानी इन दोनों का मान बताना है क्या है। ओ केंद्र है, तो ये व्यास हो गया, और व्यास से कोई भी ऐसे आप मिलाओगे परिधि पर, तो ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये 90 डिग्री है, तो बाकी सब दोनों जो कोण होंगे इस त्रिभुज के, उनका भी तो योग 90 डिग्री ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है ना। 1280 सेंटीमीटर क्यूब के आयतन का एक दायां पिरामिड, ये दायां राइट एंगल पिरामिड कहना चाह रहा है क्या ये राइट पिरामिड दायां लिख रखा है इसको। ये राइट एंगल पिरामिड है, यानी कि समकोण, सम पिरामिड है, ठीक है। 16 सेंटीमीटर वर्ग आधार का बना हुआ है, यानी कि इसका जो बेस है वो आधार जो है वो वर्ग का बना हुआ है, ठीक है। 16 सेंटीमीटर। पिरामिड के कुल सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि पिरामिड का आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया होता है भाई, देखो जो बेस होता है, बेस का स्क्वायर प्लस राइट एंगल वाला है ना ये पिरामिड, तो चार ट्रायंगल बनेंगे इसमें, 4 ट्रायंगल्स बनेंगे, तो एक ट्रायंगल का एरिया इनटू में 4, तो चारों ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, तो ये पूरे उसका वो आ जाएगा, ठीक है। तो बेस कितना है, 16, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256, प्लस एक ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे जो ट्रायंगल की हाइट होती है ना पिरामिड में, वो इसकी स्लेंट हाइट होती है, एल होती है। जो त्रिभुज बनेगा ना इसमें, वो इसकी जो स्लेंट हाइट होगी त्रिभुज की, सॉरी जो पिरामिड की स्लेंट हाइट होगी वो त्रिभुज की हाइट होती है। तो स्लेंट हाइट कैसे निकालोगे आप, तो स्लेंट हाइट का फॉर्मूला होता है आई थिंक रूट में h² प्लस इसकी भुजा का आधा का स्क्वायर। तो आपको इसकी हाइट दे रखी है क्या, पिरामिड की हाइट भी नहीं दे रखी, तो हाइट आप कैसे निकालोगे, आयतन दिया हुआ है, और आयतन क्या होता है, पिरामिड का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो क्या होता है, L × B × H। तो L × B कितनी हो जाएगी, L × B तो उतनी हो जाएगी जितना इसका बेस है, तो L हो जाएगी 16 × B × H। देखो जो बेस है ना वो स्क्वायर का है, तो L × B तो ये हो गई दोनों 16 16। H कितनी हो जाएगी, H मान ली हमने, बटे में क्या होता है 3 होता है इसका वॉल्यूम, और बराबर कितना दे रखा है 1280। तो ये 3 इधर चला जाएगा, ये 16 और 16 नीचे आ जाएंगे, और यहाँ पे क्या बचेगा, केवल H बचेगा।
तो 16 × 8 = 128, 16 × 5 = 80, तो 5 × 3 = 15, तो h आ गई भाई 15। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, प्लस यहाँ पे ए क्या है, भुजा कितनी है 16 है, 16 का आधा 8, 8 × 8 = 64, तो 5 4 9 6 7 8, 289 का रूट स्क्वायर रूट हो जाएगा 17। तो ये सारी रामायण खत्म। 17 आ गया आपका क्या, स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट आ गई भाई 17, स्लेंट हाइट आ गई 17। तो ये आ गया 256, प्लस एक ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना रहेगा जितना स्क्वायर है, इंटू हाइट क्या हो जाती है, स्लेंट हाइट हो जाती है, और इंटू में 4 आपको चाहिए। ठीक है, 4 ट्रायंगल्स हो जाएंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा आपका 17 दूनी 34, 16 चौका 64, 16 तिया 48, 50 और 4 54, 256, 6 4 10, 5 4 9 10, 5 7 और 1 8, 800। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पिरामिड की क्योंकि आजकल पूछी जाती है, सीजन में आ जाता है क्वेश्चन, इसलिए आपको पता होनी चाहिए। 3 उम्मीदवार पी क्यू आर ने एक चुनाव में भाग लिया। पी को क्यू से 35% अधिक मत मिले, क्यू को आर को क्यू से 25% अधिक मत मिले। यहाँ से मानते हुए चलते हैं भाई, पी को क्यू से 35% अधिक अंक मिले हैं, तो क्यू अगर 100 मिले हैं क्यू को, तो पी को कितने मिले हैं, क्यू से 35% ज़्यादा, यानी कि पी को 135 मिले होंगे। ठीक है, आर को क्यू से 25% अधिक मिले हैं, तो आर को क्यू से 25% अधिक यानी कि इसको 125 मिले होंगे। ठीक है, साथ ही पी आर को 1250 वोट से पीछे कर देता है, तो पी जो है वो आर को 1250 वोट से पीछे कर देता है। यहाँ पे हमारे हिसाब से तो 10 यूनिट से पीछे किया हुआ है इसने इसको, बट इसकी एक्चुअल वैल्यू दे रखी है 1250, है ना। पी आर को, पी जो है वो आर को 1250 मतों से पीछे कर देता है, तो आर जो है पी से 10 मतों से पीछे है, 10 यूनिट से पीछे है, बट एक्चुअल वैल्यू ये है। यानी हमारे हिसाब से 1 यूनिट की वैल्यू 125 आ जाएगी, जो हमने माना है ना, इनकी 1 यूनिट की वैल्यू 125 आ गई। ठीक है, पूछा गया है यदि 80% मतदाताओं ने मतदान किया और अमान्य और अवैध मत नहीं डाला गया, तो मतदान सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी। 80% लोगों ने मतदान किया है, यानी कि इनको जितने भी टोटल वोट्स मिले हैं, इनको जितने इतने वोट्स मिले हैं, ये टोटल वोट का 80% है। तो मतदाता सूची में मतदाता यानी 80% की वैल्यू दे रखी है, आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। देखो, पी को इतने वोट मिले, क्यू को इतने, आर को इतने मिले। ठीक है, ये हमारे हिसाब से कितने यूनिट मिल गए, 5 5 10, 3 2 5 और 1 6 3, हमारे हिसाब से 360 यूनिट मिले। बट 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 125, तो टोटल जो है इतने वोट इन सबको मिले हैं मिला के, और ये टोटल वोट्स जो हैं जो इनको मिले हैं ये 80% हैं, जितने भी वोट्स थे ना इनका 80% है ये। तो इसको 80 से भाग करूँ तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब 1% इंटू 100% की वैल्यू निकालनी है आपको। देखो, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, इसको 4 से काट दो, 4 निम 36, 125 पंजे है, 525 पंजे 125, 625 इंटू में 90, तो 0 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 4 22। वैसे ऑप्शन से देख लो यूनिट डिजिट 0 सबका है, 5 ये केवल एक ऑप्शन है, हालांकि पूरा कर सकते हो आप। 22 9 6 54 और 2 56, तो 56 250, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। दोबारा समझाने का समय नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को पीछे करके देख लेना। ठीक है, कॉस ये बराबर साइन थीटा, तो ये पूछा है क्या होगा। ऐसे सेम क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, तो आपको थीटा की वैल्यू तक जाना पड़ेगा पहले। कैसे जाएंगे आप, कॉस ये बराबर साइन थीटा दे रखा है, तो कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा, वैल्यू थीटा की वैल्यू ये दे रखी है आपको। ठीक है, बराबर साइन थीटा, तो साइन साइन की वैल्यूज आ गई, तो साइन से साइन खत्म, थीटा बचा यहाँ पे। तो भाई 90 माइनस 2 थीटा माइनस 54 बराबर थीटा, तो ये इधर चला जाएगा, इसमें कितना बचेगा 36 बराबर, ये इधर चला गया तो 3 थीटा हो गया, तो थीटा बराबर बचा 12। थीटा की वैल्यू 12 आ गई, अब आपको ये निकालना है क्या होगा, तो इसको मिटा दो भाई। ठीक है, थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 12, थीटा बराबर 12 आ गया, तो 1/में कॉट 5 थीटा, तो 12 पंजे 60 यानी कि कॉट 60 डिग्री, प्लस सेक 12 पंजे 60/2 यानी कि सेक 30 डिग्री। ठीक है, तो कॉट 60 कितना होता है, एक सेकंड मैं अपनी टेबल में देख लेता हूँ। ठीक है, आपको पता है मैंने टेबल बना के रख रखे सामने। कॉट 60 तो अरे यार 10 60 का उल्टा हो जाएगा ना, तो 1/√3 प्लस
sec 30, तो sec 30 कितना हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, और ये 1 बटे में है तो हो जाएगा 3/√3। तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये √3/3 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान सवाल। दो समरूप त्रिभुजों के संगत शीर्ष लंब 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। इनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो समरूप त्रिभुजों के संगत शीर्ष लंब जो है वो इतने इतने सेंटीमीटर के, इनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। इनका स्क्वायर दे रखा है। शीर्ष लंब यही तो होते हैं साइड के कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स। तो आई थिंक इसमें ऐसा होना चाहिए, जो जैसे समरूप जो होते हैं उसमें जो साइड का रेशियो होता है उनके स्क्वायर का रेशियो होता है उनके एरिया का रेशियो। जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनमें जो साइड्स का रेशियो होगा, साइड 1 में साइड 2, इनका जो रेशियो होगा उनके स्क्वायर का रेशियो जो होता है वो इनके एरिया का रेशियो आ जाएगा। मतलब अगर मेरे को एरिया का रेशियो निकालना है इन दोनों के, तो उनकी साइड्स का स्क्वायर कर दो तो 8 8 64 121। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, गलत भी हो सकता है बट लेट्स सी, देखते हैं। ए बी बराबर 8 तो ये 8 दे रखा है। ए सी बराबर 17 तो ये पूरा 17 दे रखा है। ए डी की लंबाई कितनी है, तो इसकी, अच्छा ये तो बी सी है ना। ए डी यानी कि इसकी लंबाई बतानी है कितनी होती है। आसान है तो बहुत, इसकी तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि जब इस तरह से त्रिभुज दिया हो, समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है और इसकी वैल्यू पूछे जहाँ से लंब डाला गया, इसकी कह रहा हूँ, इसकी वैल्यू पूछे ए डी की, तो ये क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला आप इसका याद रखना कि ए बी स्क्वायर बराबर होता है भाई आपका ये वाला और ये पूरा। तो ये छोटी वाली भुजा इंटू ये पूरी वाली भुजा, ये होता है। इस फॉर्मूले को याद रखना, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर 64 बराबर ए डी क्या है पता नहीं, और इंटू ए सी क्या है आपको 17 दे रखी है, तो ये 17 इधर आ जाएगा। 17 चौका 68, तो 4 से थोड़ा कम होगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही है, 4 से कम। ठीक है, आसान सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब दिया हुआ है भाई। कंपनी ए सी और ई में मिलाकर महिलाओं की संख्या क्या है ये बतानी है आपको। ए सी और ई में महिलाओं की संख्या, कर्मचारी हैं, ये पुरुषों का प्रतिशत और महिलाओं का प्रतिशत दे रखा है। ठीक है, प्रतिशत दे रखा है, ये टोटल संख्या दे रखी है, तो संख्या बतानी है महिलाओं की ए सी और ई में। तो ए सी और ई में 600 में से 25% महिलाएं यानी कि 1/4, तो 150 महिलाएं हो गई। 700 में से 30% महिलाएं तो 10% कितना हो गया, 70, और 30% 7 या 21 हो गया। इसमें 40% महिलाएं तो 10% हो गया, 1 0 हटाएंगे 10% मिल जाएगा 85। 20% कितना हो जाएगा 170, और इसका डबल हो जाएगा 40%, तो 17 दूनी 34। 0 5 4 9 और 1 10, 1 2 2 4 3 7, 700 हो जाएंगी महिलाएं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आसान सा बेसिक सा कैलकुलेशन का क्वेश्चन। एक वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इसमें जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग इससे पूर्णतः विभाज्य हो। छोटी से छोटी संख्या बतानी जो इसमें मैं जोड़ दूं तो वो 3 4 6 8 से कट जाए। तो भाई पहले मैं देखता हूँ 3 से कटने का रूल क्या कहता है। इन सबको जोड़ोगे तो इनका जो सम ऑफ डिजिट है वो 3 से कटना चाहिए। तो 5 और 4 9 कट गया, 7 और 4 11। अब 11 में मैं क्या जोड़ूं कि वो 3 से कट जाए। तो सबसे छोटी संख्या देखो 21, तो 21 तो पूरी 3 से कट रही है, तो 21 को जोड़ने पे 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब मैं 11 में मैं 3 से चेक कर रहा हूँ कि 3 से कब कटेगी। अब 11 में मैं क्या जोड़ूं, 21 के बाद 22, क्योंकि छोटी छोटी संख्या देखनी है। तो 22 अगर मैं इसमें जोड़ता हूँ तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, 33 बिल्कुल कट जाएगी। ठीक है, तो अब मुझे 4 और 6 से भी चेक करना पड़ेगा, बट मैं इसमें देख लेता हूँ कि 3 से और कहीं कट रहा है क्या मामला। अगर मैं 24 जोड़ता हूँ तो भी 3 से नहीं कटेगा, 23 जोड़ता हूँ तो कट जाएगा क्या। 11 में 23 जोड़ा, 3 और 1 4, 3 34 नहीं कटेगा। तो केवल एक ही संख्या है 22 जो इसमें जोड़ दूं तो वो 3 से कट सकती है। बाकी कोई भी संख्या जो अगर इसमें जोड़ दूं तो 3 से नहीं कटेगी। तो मुझे समझ में आ गया कि जब 3 से कटने की एक ही शर्त है, जो 22 है, 22 अगर इसमें प्लस करूं तभी ये 3 से कट सकता है, बाकी किसी संख्या को प्लस करने पे 3 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मान आपको बताना है, इसकी पावर एक बार माइनस में एक बार प्लस में। 2020 हो गया आंसर इसका, जब ये बेस सेम दे रखा है। ये सेम दे रखा है, आपको पता है ए की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर होता है ए की पावर m प्लस n, यानी 2020 बटे में 2000। ठीक है, इनकी पावर्स जुड़ जाएंगी, एक होगा माइनस का 2008 प्लस एक होगा प्लस का 2008, तो ये कट जाएगा, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 0। जब पावर 0 होती है तो उसका मान होता है 1, है ना, 1 होता है ना। और यहाँ पे 2020 है तो इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 2020 आ जाएगा। बाकी देखो इसको उल्टा भी कर सकते हो आप, पावर माइनस में होती है तो फ्रैक्शन को उल्टा कर सकते हो आप, 2000 बटा
2020 आ जाएगा ये। फिर इनटू में 2020, 2000, तो ये ऐसे ऐसे कट जाएगा और एक की पावर 2008 बचेगी। एक इंटू 2020, 2020 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसी का मान बताना है। ए बी स्पर्श रेखा है, ओ केंद्र है, ये केंद्र है, ए बी स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 70 दे रखा है, तो ये और दोनों, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, त्रिज्याएं हैं। तो ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा। ये दोनों 70 हैं तो ये कितना हो जाएगा? 140 और 40 हो जाएगा ये 90, ये 40, और पूछा क्या? ए बी सी, यही पूछा है ना। तो ये 90, ये 40, 9 4 13 और 5 18, ये 50 हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों कोणों को 180 डिग्री होता है ना। तो ये 50 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ए प्लस 1/a बराबर 3, ए की पावर 4 अपॉन में ए की पावर 4, ये क्या हो जाएगा? देखो पहले मैं ए स्क्वायर 1/a² तक पहुंचूंगा। ठीक है, एक्स प्लस 1/x दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² निकालना है, तो आप इसका स्क्वायर -2 कर दोगे। जब x प्लस 1/x दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे? इसका स्क्वायर 3 3 9 -2 बराबर 7, तो ये आ गया आपका 7। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² दे रखा है, एक्स की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 देखना। अब इसको x प्लस, आप इसको ऐसे देखो, x माइनस 1/x दे रखा है। ए की स्क्वायर, एक ए स्क्वायर का स्क्वायर, ए की पावर 4, आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² निकालना है। ठीक है, माइनस यहाँ पे दे रखा, माइनस यहाँ पे दे रखा, तो इस स्थिति में आप कोई फॉर्मूला नहीं निकाल लगा सकते। आपको करना क्या होगा? ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या होगा? ये ए प्लस ए माइनस बी दे रखा है, अब ए प्लस बी निकाल लो। ए स्क्वायर प्लस 1/a² निकाल लो, और इनको मल्टीप्लाई करोगे, ए माइनस बी, ए प्लस बी को, तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा ऑलरेडी अपने आप ऑटोमेटिकली। तो अब अगर आपको x माइनस 1/x दिया हो और आपको x प्लस 1/x निकालना हो, तो आप कैसे निकालते हो? अंडर रूट ए का के का स्क्वायर -4। ठीक है, प्लस माइनस, तो के का स्क्वायर हो जाएगा 49, -4 हो जाएगा 45, तो 9 पंजे 45 होता है, 5 अंदर रह जाएगा, 9 बाहर आके 3 हो जाएगा, तो 3√5 आ गया ये। ठीक है, 3√5 क्या? ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 1/a² आ गया 3√5, 3√5। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, एक्स ए माइनस बी, ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दो, 7 या 21√5 प्लस माइनस, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। भाई बहुत कम टाइम बचा है, मेरे को लग नहीं रहा है कि पूरा हो पाएगा, जल्दी जल्दी से चलते हैं। ए बराबर 2, बी बराबर सी बराबर ये, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 इंटू ए बी बी सी सी। अरे यार, ये तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, इनको जोड़ दो, 5 3 8 और 2 10, 10 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। ये फॉर्मूला दे रखा है सीधा इसका, ये भी कोई सवाल है? अब थोड़ा जल्दी से चलते हैं ना। कॉस स्क्वायर 5832, देखो जहाँ पे भी आपको इस तरह से दी हो ना वैल्यू, मोस्टली 99% केसेस में ना इनको प्लस करके एक ही आना है। जब इनको प्लस करके 90 आएगा ना, 90 डिग्री, तो वहाँ पे एक ही आएगा उसका आंसर। जैसे कॉस 32 5 3 8 90, ये एक आ गया। 50 40 90, ये एक आ गया। प्लस अच्छा सेक और कॉट दे रखा है ना, तो इसको चेंज करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, 10 10 10 10 10, ये और ये प्लस करेंगे तो एक आ जाएगा, ये और ये प्लस करेंगे तो एक आ जाएगा, यहाँ 4 आ गया, 4 और 1 5, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, मोस्टली यही होता है भाई, देखो मेरे हिसाब से तो। दो व्यक्ति 56 किलोमीटर दूर दो स्थानों पर एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाते हैं। भाई 56 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से दो व्यक्ति, ठीक है, एक दूसरे की ओर गाड़ी चला रहे हैं ऐसे। पहले व्यक्ति की चाल 12 है, दूसरे व्यक्ति की चाल 14 है। यदि वे एक ही समय पर गाड़ी चलाना शुरू करते, कितने समय बाद वे 4 किलोमीटर दूर रह जाएंगे? तो एक दूसरे से 4 किलोमीटर दूरी पर वो रह जाएंगे, यानी कि इनको 56 किलोमीटर डिस्टेंस से 4 किलोमीटर दूर रहना है, यानी कि 52 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है दोनों को मिला के कुल। और दोनों को मिला के एक दूसरे की साइड चल रहे हैं, समझ पाए? देखो 4 किलोमीटर दूर रह जाएंगे, यानी इनके बीच में 4 किलोमीटर की दूरी हटा दूं तो 56 में से 4 गया तो 52 बचा ना। कुल मिला के दोनों को 52 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, और एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो स्पीड सम हो जाता है, स्पीड का जोड़ हो जाता है। तो 12 स्पीड यहाँ पे है, 14 यहाँ पे है, तो 26 हो जाएगी, 26 दूनी 52, 2 घंटे में एक दूसरे से मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज दी, मतलब मिलेंगे नहीं, 4 किलोमीटर दूर रह जाएंगे 2 घंटे में। ठीक है, साइन स्क्वायर 45, तो साइन 45 कितना होता है भाई? 1/√2, तो ये 1/2 आ गया, इंटू कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 कितना होता है? √3/2, तो ये 3/4 आ जाएगा, प्लस 1/2 इंटू साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 कितना होता है? ये 1/4 आ जाएगा स्क्वायर होके, -2 इंटू
कॉस स्क्वायर 45, तो कॉस 45 होता है 1/2, तो ये आ जाएगा 1/4। ठीक है, 2 × 2 = 2, 2 दूनी 4, माइनस का 1/2, ये कितना आ जाएगा 3/8 प्लस 1/8 माइनस का 1/2। तो इसमें इंटू 4 कर दूं, इसमें इंटू 4 कर दूं, तो 4/8 आ गया। ठीक है, तो पहले इनको जोड़ देते हैं, 4/8 माइनस 4/8, तो ये तो माइनस गड़बड़ हो गया मामला। तो इंटू कॉस स्क्वायर 45, तो कॉस 45 होता है 1/2, 1 अरे यार 1/2 आएगा ना यहाँ पे, तो माइनस का 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे 8 करूँगा तो ये 8/8 हो जाएगा। तो 8/8, तो 8 में से 4 गया माइनस का 4/8, यानी कि माइनस का 1/2 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक वर्ग का विकर्ण 20 मीटर है जो एक आयत की लंबाई के बराबर है, यानी आयत की लंबाई के बराबर है वर्ग का विकर्ण, एक वर्ग का विकर्ण 20 मीटर है जो कि आयत की लंबाई के बराबर है, यानी कि आयत की लंबाई 20 मीटर दे रखी है आपको। इस आयत का क्षेत्रफल 600 मीटर है, तो उसकी चौड़ाई बताओ। यार ये सवाल है क्या? L × B होता है क्षेत्रफल, 600 दे रखा है आपको, लंबाई 20 दे रखी है, तो इसमें 30 की मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 600 आएगा, तो 30 हो गई इसकी चौड़ाई, चौड़ाई 30 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स ने 250 रुपए की एक पेंसिल खरीदी, बिक्री कर पर 9 रुपए खर्च किए, जो कि कर योग्य वस्तु के बिक्री मूल्य पर 15% है। कर मुक्त वस्तुओं की कुल लागत क्या है? एक्स ने 250 रुपए की पेंसिल खरीदी, बिक्री कर पर 9 रुपए खर्च करिए, भाई 9 रुपए खर्च किया बिक्री कर पे, जो कि कर योग्य वस्तुओं के बिक्री मूल्य पर 15% है, यानी कि जो भी कर योग्य उसका मूल्य रहा होगा उस पर 15% जो है वो टैक्स दिया गया, यानी कि 9 रुपये जो टैक्स दिया वो 15% के बराबर था। इंटू 100 करूंगा तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। 3×3 = 9, 3×5 = 15, 5×2 = 10, 20×3 = 60, यानी कि कर योग्य है, बिक्री कर मूल्य पर कर योग्य वस्तु के बिक्री मूल्य पर 15%। तो कर योग्य जो वस्तु का मूल्य था वो 60 था, है ना। 60 रुपए पे 9 रुपए टैक्स लग गया। पूछ क्या रहा है? कर मुक्त वस्तु की कुल लागत। देखो 250 रुपए की पेंसिल खरीदी थी मैंने, उसमें एक कर योग्य मूल्य था, एक गैर कर योग्य मूल्य था। ठीक है, तो कर योग्य मूल्य जो था उसमें 15% का टैक्स दिया, जो कि 9 रुपए के बराबर था। तो मैंने देखा कर योग्य मूल्य कितना होगा, 15% की वैल्यू 9 दे रखी है, तो मैंने कहा 100% 60 हो जाएगा, यानी कि कर योग्य जो मूल्य था वो 60 रुपए था, जिसपे मैंने 9 रुपए टैक्स दे दिया। तो मैंने 250 रुपये पे किए हैं, उसमें से 60 रुपये जो टैक्स वाली इनकम थी, वो प्लस 9 रुपये मैंने टैक्स दे दिया। तो पूछ रहा है गैर कर योग्य है, तो इसको 69 को माइनस कर दूंगा 250 में से, तो कितना आएगा? एक 14 में से 8 गया, 14 में 6 गया 8, 181। समझ पाए इस बात को? नहीं समझ पाए तो भाई अभी टाइम कम है, थोड़ा सा समझ लेना पीछे करके। 1200 रुपये सूचीबद्ध है। एक ग्राहक लगातार 2 छूट प्राप्त करने के बाद इसे इतने रुपए का भुगतान करता है। यदि पहली छूट इतनी है तो दूसरी छूट बता। देखो 1200 रुपये लिखा है उस पर, उसको पहली छूट 10% की दे दी, यानी कि 10% छूट दे दी, तो उसका मूल्य कितना बचा? 90%, 9/10। आगे और छूट दे दी दूसरी, तो उसका मूल्य बचा X%, बराबर कितना दे रखा है? 772। तो ये 2 0 से ये 2 0 खत्म, और ये इधर जाएगा 0, ये वाला 0 हट गया यहाँ से। ये 12×9 = 108 है, यहाँ से हट के इधर चला गया 108। 900, 9 72, 90, तो एक्स की वैल्यू आ गई 90, यानी कि 90% बचा। तो कितनी छूट दी होगी दूसरी बार में? 10% की। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज तो यार बहुत टाइम हो गया सवालों करने में, ये सब दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ें। बस से अपनी यात्रा शुरू करता है एक अजीत 17 किलोमीटर, यहाँ से दे रखा है, बताओ सवाल। अजीत 17 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। वह बस से अपनी यात्रा शुरू करता है, 7 किलोमीटर की यात्रा के बाद शेष दूरी टैक्सी से लेता है। तो 7 किलोमीटर बस से तय की उसने, दूरी के लिए किराया दे रखा है। बस से 7 किलोमीटर तय करेगा तो 13.5 रुपये लगेंगे, ठीक है। उसके बाद शेष दूरी, यानी कि 17 टोटल थी, 7 इसने तय कर ली, 10 किलोमीटर की दूरी टैक्सी से चल रहा है, तो टैक्सी से 10 किलोमीटर के लिए क्या लगेगा? 41.5 रुपये। कितना पैसा खर्च किया इसने? 5 5 10, 3 और 1 4 और 1 5 5, 55 रुपये खर्च किए इसने। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि सभी 7 दुकानों द्वारा बेची गई बोतलों की कुल संख्या 150 कह रहा हूँ 1500 है, ये 7 दुकानें हैं टोटल, इन सब ने बेचा है, जो इस सब की मूल्य दे रखा है 1500। S4 द्वारा बेची गई बोतलों की संख्या, तो S4 कहाँ है भाई? यहाँ पे ये है S4, S4 है 45, यानी कि 1500 रुपये की ये सारी वैल्यू है। इसमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 54/360, ठीक है। 54 डिग्री की वैल्यू निकालनी है ना 360 डिग्री में से, तो इसको इससे काट दो। 18 दूनी 36, 18 तिया 54,
ये 2 से जाएगा, 2 सत्ते 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 225। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चल भाई जल्दी चल जा। 10,000 रुपये पर 8 महीने के लिए 18% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जब ब्याज प्रत्येक 4 महीने में चक्रवृद्धित होता है तो 4 4 महीने में ब्याज आता है, तो 4 4 4, एक साल में 3 स्लॉट बन जाएंगे 4 4 महीने के। 18% रेट है, तो इसको भी रेट को भी 3 स्लॉट में बांटना पड़ेगा, यानी कि 6 6% की रेट ऐसे आ जाएगी। और मुझे निकालना कितने का है? 8 महीने के लिए ब्याज निकालना है आपको, तो यानी कि 2 स्लॉट का निकालना है। तो आप क्या करो, रेट को मान लो 6% और टाइम को मान लो 2 स्लॉट, यानी कि 2 ईयर। ठीक है, तो 6% और टाइम हो गया आपका 2, तो टाइम 2 और रेट 6%। हालांकि ये ऐसी वैल्यू दे रखी है कि बहुत आसान है, ऐसे निकाल सकते हो आप। 10,000 है, इसका 6% कितना हो जाएगा? 600। पहले साल 600 रुपये ब्याज मिलेगा, अगले साल 600 तो मिलेगा ही मिलेगा, इसका भी 6% एक्स्ट्रा मिलेगा, तो इसका 6% 36, तो 1236 रुपये इसको ब्याज मिलेगा। सिंपल। ऑप्शन नंबर डी। आज हमने रीजनिंग में बहुत सारा समय खर्च कर दिया भाई। शांत जल में एक नाव की गति 15, यानी x बराबर 15 दे रखी है नाव की गति। धारा की गति शांत जल में नाव की गति की 1/3 है, तो नाव की गति की 1/3 यानी कि 5 हो गई भाई। मानते की दिशा में बदलने में कोई समय नष्ट नहीं होता। धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर, धारा के अनुकूल इतने जाने में कितना समय लगेगा? देखो, धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाना है, प्रतिकूल यानी कि x - y, तो ये इससे जाएगा प्लस इतना समय लगेगा ना, डिस्टेंस अपन में स्पीड बराबर टाइम हो गया। धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर जाना है, तो अनुकूल में प्लस हो जाता है, x + y हो जाता है, तो ये गया 1, यहाँ पे 2.4, तो यानी कि 3.4 आवर्स इसको लगेंगे। 3.4 कहाँ पे दे रखा है? 3 घंटे। 0.4 का मतलब होता है 4/10 60 का, यानी कि 6 × 24/60, यानी 3 घंटे 24 मिनट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। अरे यार, अब हो गया। जीके को पहले जल्दी से खत्म करते हैं 5 मिनट में। ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ किस वर्ष में स्थापित किया गया था? एनटीपीसी में जब ओलंपिक के सवाल आए थे तो मैंने नोट्स खुद के भी बनाए थे, आप भी ऐसे किया करो कि ओलंपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर की थी, तो उसमें ये वाली चीज़ भी थी। ओलंपिक संघ बना था 1927 में। राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है, ये सब पता नहीं भाई, करंट अफेयर को छोड़ेंगे। पुंडरीक विट्ठल लेख संगीत, महाराणा कुंभा, ये सब यार टाइम कम है ना, तेजी से चलेंगे। इंस्पिरेशंस फॉर ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम इंडिया के लेखक कौन है? सारे नहीं छोड़ सकते, एक आधे पे सी तुक्का लगा देते हैं, ये पता नहीं है वैसे, है ना। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये थी अपनी सरोजिनी नायडू जी। किसकी? यूपी की, और शायद 47 के आसपास ही बना दी गई थी। पद्म श्री पुरस्कार विजेता मंगला कीर्ति रॉय किस वाद्य यंत्र से जुड़ी हुई है? नो आइडिया, नो आइडिया भाई, आगे बढ़ो जल्दी जल्दी से। किसने पैरालंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 शूटिंग श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? भाई क्या पूछ रहे हैं भाई, ये ऐसा अजीब अजीब से सारे सवाल अजीब से हैं, सी लगाए थे। चलो। संविधान सभा के गठन का आधार क्या बना था भाई? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के आधार पर हमारे संविधान सभा के गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कौन एक दाता परमाणु नहीं है? साइंस का क्वेश्चन। अरे यार भाई, आज हमारे को जीके में भी लग रहा है। कौन सा संस्थान भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है? वो लगाता है NSO, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। NIA की स्थापना कब हुई? इसका मुख्यालय तो इसका शायद दिल्ली में होना चाहिए ना, तो ये नहीं होना चाहिए। इसमें भी सी के साथ ही जाते हैं यार, ये आज सवाल मुझे लग रहा है जीके जीएस भी धोखा देगी। मोक्ष भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का एक मद है? मोक्ष आई थिंक ये है भरतनाट्यम का, ये PYQ का आया हुआ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्नाटक में आंदोलन का नेतृत्व करने वाले बसवन्ना के अनुयायी डैश कहलाते हैं? बसवन्ना के अनुयायी कहलाते हैं लिंगायत। ये भी PYQ क्वेश्चन है, और हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा अच्छे से, धार्मिक आंदोलन वगैरह पढ़े होंगे तो। लोकसभा की अधिकतम क्षमता कितनी है? 552 सीट्स हो सकते हैं लोकसभा में, ये बहुत आसान सवाल। एक जटिल में मौजूद विभिन्न धातु आयनों में आधा है, ये सब क्या यार, साइंस के सवाल मत पूछा करो भाई, साइंस का कुछ नहीं आता हमें। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठन आई थिंक ये 80 में हुआ था शायद। इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, जिसमें से एक मेन थे बाल गंगाधर तिलक। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी आपने पढ़ा होगा अच्छे से। कौन सा पादप हार्मोन जीर्णता या वृद्धावस्था में देरी करने में मदद करता है? ये तो PY कह रहा हूँ, अभी मॉक में भी आया था। वृद्धावस्था में देरी करने के लिए कौन सा है? गिबेरलिन, साइटोकिनिन, आई थिंक सी होना चाहिए, वैसे भी सी ऑप्शन है तो सी के साथ ही जाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग
के अध्यक्ष और सदस्यों के संपूर्ण वेतन भारत भत्ते और पेंशन का भार डैश पर लगाया जाता है। यूपीएससी के जो लोग होते हैं उसका संचित निधि पर होगा ना, तभी तो वो पूर्णतः स्वतंत्रता से काम कर पाएगी। आई थिंक ये भी संचित निधि पर होना चाहिए इसका जो है वेतन भत्ते सब। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, आई थिंक ये तो 24 है ना शायद, कन्याकुमारी वाला है, कौन सा, यही है शायद। नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? पर करंट अफेयर भाई आज ज़्यादा नहीं दे दी कुछ। विचार कीजिए। झेलम नदी वूलर झील से होकर जाती है। झेलम ऊपर की साइड है ना, हाँ तो ये तो सही होना चाहिए, ऊपर कश्मीर के आसपास, हाँ ठीक है। कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का भरण करती है। कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील में। गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है। इनके बारे में तो मुझे पता नहीं है, तो जो मुझे पता है उसको सही मान लेते हैं, केवल एक के साथ जाते हैं। नो आइडिया। मिशन सत्यनिष्ठा जन शासन में आचार डैश मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। सत्यनिष्ठा कौन सा मंत्रालय ने शुरू किया है? भाई सत्यनिष्ठा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रेलवे को है, करप्शन वगैरह इन सब चीज़ों में काम वाम नहीं करते ना, थोड़ा करप्शन कह रहा हूँ, सॉरी, काम वाम नहीं करते। बाकी मुझे पता नहीं है इसके बारे में, बट रेलवे के साथ जाएं, सत्यनिष्ठा की ज़रूरत वहाँ पे ज़्यादा है। हर्षवर्धन ने अपने भाई डैश का स्थान लिया। हर्षवर्धन ने, अरे हाँ इसकी तो स्टोरी भी है ना भाभी वाली, आपको पता हो आई थिंक। राज्यवर्धन इनके भैया थे और वो उनका बदला लेने वो सब पढ़ा होगा आपने। नौहर में गोगा जी, नौहर में आयोजित गोगा जी का मेला। गोगा जी का मेला कब लगता है भाई? नो आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा जर्मन रसायनज्ञ और ये सब इलेक्ट्रॉन भौतिकी संयोजन निर्धारित करता हूँ? साइंस का क्वेश्चन, नो आइडिया। आज तो भाई 17 अटेम्प्ट किए हैं टोटल, सही होंगे या कितने होंगे वो तो पता ही नहीं है। इंग्लिश को देख लेते हैं जल्दी से। आई कुडंट टॉलरेट सच ह्यूमिलिएशन, ये क्या पूछा है इसने? फ्रेजल वर्ब्स। प्रेजेंटल स्टूडेंट रिजेक्टेड बाय द प्रिंसिपल। टॉलरेट, पुट अप विद। आई कुडंट पुट अप विद, तो इसके साथ भाई इंग्लिश के लिए बिल्कुल मत देखना, स्किप कर देना इंग्लिश को, क्योंकि मेरी इंग्लिश सच में बहुत ज़्यादा गंदी है। लार्ज चंक ऑफ लेमन क्रॉप ग्रोन इन द कंट्री गोज डैश टू द फैक्ट्री, गोज डायरेक्टली टू द फैक्ट्री। अरे भाई ये क्या दे दिया इतना लंबा क्वेश्चन। द कंफर्टेड वर्ड्स ऑफ द स्ट्रेंजर एंड द काइंडनेस ऑफ, ये क्या पूछा है? फिर से फ्रेजल वर्ब पूछिए इसकी। नहीं नहीं नहीं, फ्रेज दैट, एरर पूछा है, एरर किसमें? कंफर्टेड वर्ड, द कंफर्टेड वर्ड्स, कंफर्टेड वर्ड्स, तो मुझे तो पहले ही गलत लग रहा है, ये बोलने में गलत आ रहा है। मीनिंग ऑफ द गिवन ए डेड डेड लॉस, डेड लॉस का मतलब होता है कंप्लीटली यूजलेस, ये तो मुझे पता है भाई। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टेंड टू द, एरर पूछा है, सजेस्ट दैट अ वाइडली वैरायटी ऑफ कंडक्ट कुड पोटेंशियली बी कंसिडर। वाइडली वैरायटी मुझे गलत लग रहा है भाई, मैं इसके साथ जाऊंगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्टली स्पेल्ड वर्क, करेक्टली स्पेलिंग मैजिस्ट्रेट, 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 ऑप्शन नंबर सेकंड होना चाहिए ना, मैजिस्ट्रेट, सेकंड लग रहा है सही। आई कांट एक्सप्रेस, यार इतने लंबे क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे जल्दी से। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेटिंग इट्स नेक्स्ट जनरेशन, क्या पूछा है? एरर। If education in the generation for education is the master key which will open all closed doors, which will open, will के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, तो ये गलत होना चाहिए, सेकंड फोर्थ। BCDE। आगे देखते हैं, पहले इतने लंबे क्वेश्चंस। कैप्टन रंजीत सेफ्टी नेविगेटेड हिज शिप, कैप्टन रंजीत सेफ्टी नेविगेटेड हिज शिप विदाउट एन एक्सीडेंट फॉर 18 voyages। सेफ्टी नेविगेटेड, सेफली नेविगेटेड ये होना चाहिए आई थिंक। द एम्प्लॉय वाज प्रेज्ड फॉर हिज एक्टिडस वर्क, क्या पूछा है इसने? ऑपोजिट इन मीनिंग, ऑपोजिट पूछा है। डिलीजेंट, डिलीजेंट और इंडस्ट्रियस तो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। मेटिकुलस, नेगेटिव यही लग रहा है, आई थिंक बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिप्लेस करना है। द माइंड, द स्टडी ऑफ माइंड, साइकोलॉजी, ये भी आसान है। पेनेके, पेनेके, पेनेके का सिनोनिम क्या होता है? पेनेके तो आया हुआ क्वेश्चन है पहले भी मॉक में, ये होता है आई थिंक इसका फ्लैम्बेंस करके होता है, ये ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन मॉक में। इट वॉज एन इंटेलिजेंट थिंग, इट वॉज एन इंटेलिजेंट थिंग टू से फर्स्ट। दे डैश मैथ ओलंपियाड एंड साइंस क्विज नेक्स्ट फ्राइडे। दे हैव विल, ये सी तो नहीं होना चाहिए, दे हैज़ भी नहीं होना चाहिए, दे हैव या दे विल हैव, दे हैव के साथ जाएंगे हम। What term is used for refer to something that is related to yoga?
योगा योगा, योगिक के साथ जाते हैं, मुझे पता नहीं है इसका। व्हाट हैज़ द विंडो, व्हाई हैज़ द विंडो पेन बीन ब्रोकन बाय यू। एक्टिव वॉइस, व्हाई हैड हैज़ दे रखा है ना, तो हैज़, व्हाई हैज़ पेन ब्रोकन और यू ब्रोक, why have you broken the window pane? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, डिस्पाइट ऑन येमर, एंटोनिम येमर का कुछ पता नहीं है भाई। सिनोनिम पूछा है ग्लिब का, ग्लिब 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 पहले आया हुआ है, ग्लिब ग्रैब यानी कि इजी, ये पहले भी आया हुआ है। लेट अदर्स नो डैश यू आर ट्राइंग टू, लेट अदर्स नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, रूटीन होल्ड क्रूशियली कन्वर्सेशन, अदर्स नो दैट, अदर्स नो दैट यू आर, दैट साउंड सही कर रहा है इसमें। Conversation that, sorry, what you are doing and why. So explain what you are doing and why. Here it is. That's a half year century. That's a father psychology, so like dash dash that when subject made a public dash. Here father of socialist, father of social psychology exclaimed, knew, spoke that, knew that, या learned that लिखते हैं चलो, that when so that made a public to do something, public commitment to do something, you know, likely it says, if they dash their wishes to themselves, they conceal, kept, think, they kept their wishes to। भाई इंग्लिश तो वैसे भी बहुत गंदी है, और वैसे भी टाइम का भी इशू। आज का पेपर यार बहुत गंदा होगा, आज मार्क्स भी बहुत ज़्यादा गंदे आए। ओह, 163, 164। भाई इंग्लिश में गलत नहीं हुआ क्या आज हमारे? ये कैसे हो गया भाई? 4 क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं। शायद आज हमने उसमें जीके जीएस में भी तुक्के नहीं मारे, बट तुक्के तो मारे थे यार। बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग। मुझे लगा था इंग्लिश में तो मेरे गलत होने ही होने। मैं तो रीजनिंग में तो बिल्कुल गलत नहीं होंगे, ये तो तय है, क्योंकि मैं तो रीजनिंग आसान था। मैं तो रीजनिंग में तो सारे ही सही हुए होंगे, क्योंकि हमने सारे शुरुआत में मैं तो रीजनिंग की है। बट जीके जीएस और इसमें हमारे केवल इतने गलत हुए हैं, 4 गलत हुए हैं। बहुत सरप्राइजिंगली है। आज मैं 150 सोच रहा दिमाग में भी, जस्ट क्योंकि अच्छा पेपर था आज, बहुत अच्छा पेपर था। क्या बोलूँ यार, आज तो इंग्लिश में भी मुझे लग रहा है काफ़ी सारे सही हो गए। और जीके जीएस में हमने बहुत कम समय में स्किप किए ना, 17 ही अटेम्प्ट किए थे ना केवल 25 में से। तो आज हमने अटेम्प्ट भी कम लिए जीके जीएस में, शायद इसमें एक आधा ही गलत हुआ होगा, बाकी सारे सही ही हुए होंगे। और इंग्लिश में यार इतने कम, 13 स्किप किए हमने। तो अगर मैंने जीके जीएस उसमें सॉरी, रीजनिंग और मैथ्स में तो पूरे 50 किए हैं, और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है सारे सही होने चाहिए। इसमें अगर मैंने 8 स्किप किए थे तो इंग्लिश में मैंने 5 स्किप किए हैं, यानी 20 अगर मैंने इंग्लिश में किए हैं, तो उसमें से मेरे ऑलमोस्ट सारे ही सही हैं, 17 18 सही होंगे। 18 सही मान लेता हूँ, 2 जीके जी इसमें गलत हुए होंगे, 2 इसमें गलत हुए होंगे। तो सच में यार आज का बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था मेरे लिए। 83 करेक्ट, मार्क्स 164। क्योंकि मुझे बहुत अप लेवल लगा पेपर का, अच्छा अप लेवल कह रहा हूँ जीके जीएस का पर्सनली। वो जो बेफिजूल के क्वेश्चंस थे, साइंस के थे, और करंट अफेयर के उल्टे सीधे क्वेश्चंस, शायद उसमें भी थोड़े तुक्के सही गए आज। यही होता है ना, कभी कभी इतने सही चले जाते कभी कभी, कभी कभी जैसे पेपर में बिल्कुल सही नहीं गए। ठीक है। और इंग्लिश में भी यार, इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा जल्दी में अटेम्प्ट की, तो उसमें भी शायद सही रहा लक। वैसे इंग्लिश में मैं 35 तक टारगेट करके चलता हूँ, इतना मेरा आ जाता है तो ठीक है, इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता हूँ इंग्लिश में, क्योंकि मैं इंग्लिश बहुत ज़्यादा गंदी है। बाकी यार जो भी है बढ़िया रहा, चलो। कम गलत हुए इट मीन्स कि सही है। वैसे भी आपको मैथ और रीजनिंग के सॉल्यूशन से ज़्यादा मतलब रहना चाहिए, जीके जीएस और इंग्लिश तो आप खुद से भी देख लोगे इधर उधर से जो भी है। ठीक है। तो चलिए फिर, ये था आज का मॉक टेस्ट। आप भी भाई मॉक टेस्ट लगाते रहिए, एग्जाम आने वाला है सीजीएल का। काफ़ी लोग जो है एनटीपीसी में लगे हुए हैं अभी तक, एक्सपेक्टेड कट ऑफ और ये सब फालतू चीज़ें। इन सब से बाहर आ जाओ अब जल्दी से, आपको पता नहीं चलेगा कब में आपके दूसरे एग्ज़ाम आ जाएंगे। और आपको पता है कि आपसे शायद अगस्त से सितंबर में ये है सीजीएल का एग्ज़ाम। तो बढ़िया तरीके से लग जाओ भाई सीजीएल में, अच्छे से डेली मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट बिल्कुल स्किप मत करो। डेली मॉक टेस्ट लगाओ। अब देखो लाइव आप लगाओ मत लगाओ, मैं जो सजेस्ट करूँ ना आपको, पीवाईक्यू का तो डेली मॉक टेस्ट लगाओ आप, पीवाईक्यू का डेली टेस्ट, डेली मॉक टेस्ट लगाओ।
अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ लाइव टेस्ट की तो आप इसको देखो ही देखो, मत देखो, आपकी इच्छा है। लाइव टेस्ट लगाओ या मत लगाओ, हालांकि लाइव टेस्ट लगाते रहोगे तो इसमें अपडेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बट पीवाईक्यू के मॉक टेस्ट आपको डेली लगाने हैं, डेली एक पीवाईक्यू लगाना है सीजीएल का, ठीक है, मस्ट है सीजीएल के लिए तो, क्योंकि वही क्वेश्चंस आने हैं सेम, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।